अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है महाभारत का। आज महाभारत में मैं बताऊंगी आपको दिन भर की हर एक बड़ी खबर को विस्तार से, उसके हर एक पहलू को मैं समझाऊंगी और बताऊंगी कि आज जो एक बड़ी मुलाकात हुई है वैश्विक स्तर पर, उसके क्या कुछ मायने हैं। आपको एक एक तस्वीर समझाऊंगी। जो ट्रंप बार बार डरा रहा था, अब आखिर कैसे वो अपने घुटनों पर आएगा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। पहले 3 तस्वीरों को आप देखिए और शुरुआत से बताएंगे। देखिए, जिनपिंग होंगे साथ, पीएम को मार गिराए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और गिड़गिड़ा रहा है शहबाज। ये 3 तस्वीरें अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आज सबसे पहले कैसे इजराइल ने एक रात में पूरी सरकार का सफाया कर दिया। आपको बताएंगे कि कैसे एक प्रधानमंत्री को मार गिराया। आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे एक सीक्रेट मिशन के तहत एक ही रात में रक्षा मंत्री, मिलिट्री जनरल और प्रधानमंत्री का सफाया इजराइल ने कर दिया। जब पूरी दुनिया की नजर चीन में हो रही SCO बैठक पर है तो इजराइल क्यों सुर्खियां बटोर रहा है? इजराइल ने कैसे फिर से अपने दुश्मन से बदला ले लिया? आज आपको बताएंगे, पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे महाभारत में कि कैसे मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें कल होने वाली महामुलाकात पर टिकी है। आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे त्रिमूर्ति का जो पावर शो है अब वो होने वाला है, और साथ ही ये भी कि कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लोगों का बुरा हाल है। आतंकिस्तान में बाढ़ बारिश ने ऐसी घुसपैठ मचा दी है कि पाकिस्तान के आका भी सकते में है और बाढ़ बारिश का ठीकरा भी भारत पर ही फोड़ रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह की हर बार कोशिश करते हैं? हर चीज के लिए भारत ही जिम्मेदार क्यों है पाकिस्तान के लिए? हर एक पहलू को मैं समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले दर्शकों आपको बताते हैं कि कैसे भारत में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई है। आपको दर्शकों एक तस्वीर में दिखाने जा रही हूं और महाभारत में अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, शुरुआत करते हैं बादलों की विनाश लीला की खबर से। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, बादलों की विनाश लीला देखने को मिल रही है। हर कोई परेशान है, चारों तरफ से पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ से हाहाकार है। कहीं पर घर ताश के पत्ते की तरह गिर रहे हैं तो कहीं गाड़ियां खिलौने की तरह बहती चली जा रही हैं, तो कहीं जिंदगियां एकदम खत्म हो गई हैं, तो कहीं जिंदगियां बीच में एकदम मदद की गुहार लगा रही हैं। चारों तरफ खबर आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए किस राज्य में मॉनसून से क्या हाल हुआ है, एक स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको दिखाती हूं। देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं और कहीं घर मकान पानी में बह रहे हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश मौत और तबाही लेकर आई। चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग के रामबन में बादल फटने के बाद बर्बादी का मंजर देखने को मिला। बटोट किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया। तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें चेतावनी है कि बाढ़ और बारिश किस कदर जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। इतना ही नहीं, 29 अगस्त की रात को बादल फटने से 4 लोगों की जान चली गई और रामबन डोडा जिले के कई हिस्सों में तबाही मच गई। ये बादल फटने से कई मकान और 4-5 आदमी की मौत हो गई और ये रास्ता जो है आम रास्ता है और इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इसको क्रॉस करने की। ये जो थोड़ी सी बारिश होती है मिनट में फ्लड आ जाते हैं। फ्लड की वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हो पाती है। यहाँ पे देखो पीछे अभी क्लॉट ब्रस्ट हुआ, इधर पीछे बड़ी जाने गई। अब शिमला के देवनगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क किनारे खड़ी गाड़ी चपेट में आ गई। घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई। हिमाचल के कुल्लू मनाली में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।
भारी बारिश से रुद्रप्रयाग में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ हाईवे बंद है, यातायात बाधित है और सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रुद्रप्रयाग की ही एक और तस्वीर देखिए, किस तरह से गाड़ी भूस्खलन में फंसी हुई है। हाईवे की पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं उत्तरकाशी में रात भर की बारिश से यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सयाना चट्टी बस्ती पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तेज बहाव में मोटर ब्रिज पर आकर पेड़ फंस गया। नदी का पानी ब्रिज के ऊपर से बहता हुआ दिखा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और अभी भी मानसून की बारिश किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही। आपने देखा कैसे बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी में संकट खड़ा कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह तबाही का मंजर है। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत कह रही है कि आने वाले दिन और भी चुनौती भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताएंगे कि कैसे मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें कल होने वाली महामुलाकात पर टिकी है। आपको बताऊंगी कि कैसे त्रिमूर्ति का जो पावर शो है अब वो शुरू होने वाला है। लेकिन आज जब ये मुलाकात हो रही थी, ये 7 सालों बाद मुलाकात हो रही थी, 1 घंटे तक लगातार शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठे रहे और लगातार वो सहयोग दिखाया जो दुनिया को एक कड़ा और बड़ा संदेश देने के लिए काफी था। सात साल बाद चीन में महामुकाबला। आमने सामने बैठे मोदी जिनपिंग। तीसरे साथी ने भी दे दी है दस्तक। अब ट्रंप का सबसे बड़ा डर RIC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 1 घंटे चली इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने यह माना कि साथ मिलकर आगे बढ़ना भारत और चीन के हित में है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने रिश्तों के पटरी पर आने के बड़े संकेत दिए। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। उधर चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि हाथी और ड्रैगन एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा, चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं, दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश, अपने लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध, अच्छे पड़ोसी और मित्र बनने का विकल्प है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब चीन पर अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी बार बार दे रहा है और भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। अब जानकार मानते हैं कि अमेरिका अपना खेल बनाने चला था, लेकिन उसने चीन और भारत का खेल बना दिया है और अपना खेल सिर्फ बिगाड़ लिया है। दुनिया की 2 महाशक्तियां साथ आने का मतलब है वर्ल्ड ऑर्डर बदलना, और इस बात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्हीं शब्दों में कह भी दिया है। रूस के राष्ट्रपति SCO बैठक के लिए चीन पहुंच गए। उन्होंने आते ही सबसे पहले अमेरिका को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। नए ऑर्डर में अब देशों का सम्मान। इसका सीधा मतलब यह कि पुतिन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के मकसद से ही चीन पहुंचे। RIC रसिया इंडिया चीन त्रिकोण अगर तैयार होता है तो वो सीधी चुनौती ट्रंप के लिए होगी। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने SCO बैठक के दौरान ही इस बात का ऐलान कर दिया कि वे क्वाड की बैठक के लिए भारत नहीं आएंगे। अब सवाल यह कि क्या इस SCO बैठक में ट्रंप की घेराबंदी का प्लान तैयार हो जाएगा? क्या ट्रंप को अपने टैरिफ नीति पर वापस जाना पड़ेगा? और क्या भारत ने वो खेल कर दिया है जिसकी उम्मीद भी ट्रंप ने नहीं की थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाती हूं कि जो बयान भारत ने दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका संदेश क्या है। भारत चीन सहयोग से 2.8 यानी कि 2.8 अरब डॉलर का हित होगा, तो दोनों देशों का करीब आना लॉजिकल और जरूरी है। ये संदेश इससे जाता है। अब बयान ये दिया गया कि हमारे सहयोग से पूरी मानवता का कल्याण होगा, लेकिन इससे संदेश ये गया है कि भारत चीन की दोस्ती से दुनिया को फायदा होगा। फिर बयान दिया जाता है कि विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता का रिश्ता है, तो अतीत की दिक्कतों से दोनों ने सबक लिया है, ये संदेश जाता है। बयान है कि पिछले साल कजान में चर्चा से दिशा मिली, तो संदेश ये गया कि भारत चीन रिश्ते में रूस ने निभाई है अहम भूमिका। इन दोनों को आगे लाने में, साथ लाने में रूस की अहम भूमिका रही है। अब आप देखिए जो बयान है, सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता हो गया, तो संदेश है कि दोनों देशों के विवाद पीछे छूट रहे हैं। फिर अगला बयान ये दिया गया कि सैनिकों की वापसी के बाद शांति, स्थिरता, तो दोबारा चीन से बातचीत की वजह भी बताई, ये संदेश निकलता है। तो बयान के पीछे का जो संदेश निकला है वो मैंने आपको बता दिया है। कुल मिलाकर जो क्रेडिट है वो रूस को दिया जा रहा है, जो भारत और चीन को एक साथ लाए हैं। इसके बाद ये भी है कि भारत और चीन अगर एक साथ आ रहे हैं तो पूरे विश्व में एक बड़ी पिक्चर दिखेगी, और उस बड़ी पिक्चर से पता लगेगा कि भारत किस तरीके से, कितनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब दोनों देश मिल जाएंगे तो वो 1 और 1 11 हो जाएंगे। वो ट्रम्प को एक असल में तस्वीर भारत की ताकत दिखाने के लिए काफी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मध्य पूर्व के सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है, इजराइल ने यमन पर ऐसा कहर बरपाया है कि पूरी हूती शासन हिल गया है। इजरायली हमले में यमन के प्रधानमंत्री को मार गिराया गया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि हूती ताकतों को खत्म करने का इजराइल का ऐलान माना जा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने यमन पर बरपाया कहर। मोसाद का इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इजराइल की अटैक, मिट गई हूती कैबिनेट। हूती पीएम, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख सब खत्म। हमास, हिजबुल्लाह के बाद हूती का गेम ओवर। लाल सागर की टेंशन पर इजराइल का एक्शन। इजराइल ने ऐसा हमला किया कि मिडिल ईस्ट में जंग की आंधी और तेज हो गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह मोसाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप है, जिसमें हूती कैबिनेट का सफाया कर दिया गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने पुष्टि की कि इजराइल हवाई हमले में उनके प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए। यही नहीं, इस आत्मघाती हमले में कई और मंत्री भी ढेर हो गए। हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी को भी निशाना बनाया गया, जिनके मारे जाने की आशंका है। हूती रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के अक्सालाना सरकारी समीक्षा बैठक को निशाना बनाया। उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ दूसरे मंत्री भी वहीं मौजूद थे और सभी मौत के घाट उतार दिए गए। प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और उनके मंत्रियों की मौत की घोषणा की गई। इजरायली आर्मी ने 28 अगस्त को सना में हमले किए थे। हमले से पहले हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। आईडीएफ ने कहा कि एयर स्ट्राइक में हूती मिलिट्री ठिकानों और राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। वहीं यमन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए और 90 घायल हुए। यह हमला सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मंजूरी से हुआ। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने चेतावनी दी थी कि जो भी इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, हमने हूतियों को पहले चेताया था कि बुरे काम का अंजाम बुरा होगा। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने मीडिया को बताया, हमने सही समय पर सटीक जानकारी के आधार पर तेजी से हमला किया। इन हमलों में हूती विद्रोहियों के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। ये कोई रूटीन स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि हूती के टॉप लीडरशिप को खत्म करने की बड़ी कार्रवाई थी। लेकिन अब हूती विद्रोही कह रहे हैं, खून का बदला खून। जवाबी हमले की खाई कसम यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई। इजरायली हवाई हमले में अपने प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या के बाद हूतियों की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया है, हूतियों ने कहा कि वे अपने नेताओं की मौत को याद रखेंगे।
इन मौतों का हिसाब इजराइल से जरूर चुकता किया जाएगा। हूथियों के समूह की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने कहा, हम अल्लाह यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि इजराइल से बदला लेंगे। इजराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वहां काम कर रही विदेशी कंपनियां देर होने से पहले इजराइल छोड़ दें। इजराइल ने यमन को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, हूती नेतृत्व का सफाया और लाल सागर की जंग में इजराइल की बड़ी जीत। अब सबकी नजर इस पर है कि ईरान इस हमले पर क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब बाढ़ बारिश की घुसपैठ से तबाही के कगार पर है, लेकिन फिर भी आतंकिस्तान ने इसका आरोप भारत पर लगा दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत जानबूझकर पानी छोड़ रहा है और इसी वजह से उनके कई इलाकों में तबाही मच गई है। क्या सचमुच भारत पानी छोड़कर पाकिस्तान को डुबो रहा है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान का एक सियासी प्रोपेगेंडा है? देखिए हमारी रिपोर्ट। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी और सिर्फ परेशानी। खस्ताहाल पाकिस्तान अब बाढ़ की मार झेल रहा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की यही कहानी हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस विनाशकारी बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब प्रांत में भयानक बाढ़ से 1600 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूर दूर तक खेत खलिहान का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ पानी और तबाही। ये तस्वीरें लाहौर की है, जहां के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। बारिश और बाढ़ के पानी ने लाहौर के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाहौर के रिहायशी इलाकों में कैसे बाढ़ का पानी उफनता दिख रहा है। पानी देखकर लग रहा है मानो यहाँ कोई नदी बह रही हो। लोग यहाँ पर डरे और सहमे हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान इस वक्त बारिश और नदियों में आए उफान की वजह से भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। गांव के गांव नेस्तनाबूद हो चुके हैं। सैकड़ों पाकिस्तानियों की जान चली गई है, लेकिन शहबाज सरकार जिम्मेदारी लेने की बजाय पाकिस्तान में आई बाढ़ का ठिकरा भारत पर फोड़ रहा है। मंत्री एहसान इकबाल ने आरोप लगाया कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की तरह पानी का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत की तरफ से जानबूझकर बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जान माल का खतरा बढ़ रहा है। मतलब पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल का इतना खौफ भर गया है कि उसे पानी में भी अब ब्रह्मोस मिसाइल दिख रही है, जिसने पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचा रखा है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान सैलाब में डूब गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित सियालकोट दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। ख्वाजा के अनुसार भारत से छोड़े गए बाढ़ के पानी के साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर पाकिस्तान में आ गए। ख्वाजा ने कहा कि मलबा स्थानीय प्रशासन के राहत कामों में बाधा डाल रहा है। आसिफ ने आगे कहा कि सियालकोट जम्मू से निकलने वाले जल मार्गों के नीचे स्थित है और जब भी भारत पानी छोड़ता है वहां नियमित रूप से बाढ़ आती है। ख्वाजा आसिफ का बयान पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी तैयारियों और बुनियादी ढांचों की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आरोप लगा रही है। कई लोगों ने व्यंग करते हुए लिखा कि बाढ़ पानी से आती है, लाशों से नहीं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ना प्रशासन मदद पहुंचा पा रहा है और ना ही सरकार राहत दे पा रही है। गांव तक राहत टीम नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचा दी है कि गांव डूब गए, फसलें बर्बाद हो गई, लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और मदद का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय संकट भी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको अगली खबर में बताती हूं।
जिन दो महिलाओं को आप देख रहे हैं, इनका बिहार में वोटर लिस्ट में नाम मिला है, लेकिन ये दोनों महिलाएं पाकिस्तानी हैं। पूरा मामला क्या है वो समझिए। अब बात देखिए, हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों एसआईआर का मुद्दा गर्मजोशी से चल रहा है, जिस पर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। लेकिन इस बीच भागलपुर में एसआईआर के दौरान बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पर ये दो पाकिस्तानी महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम मिला है, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि भाई ये हो क्या रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर में पाकिस्तानी टीचर, सरकारी टीचर निकली पाकिस्तानी महिला। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ में जवाबदेही किसकी? एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इस बीच गृह मंत्रालय के एक खुलासे ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। भागलपुर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पाकिस्तान से आई दो महिलाओं के नाम न सिर्फ मतदाता सूची में दर्ज हैं, बल्कि दोनों के आधार कार्ड भी बने हुए हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान से आए लोग भारत में रह रहे थे। जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि दोनों पाकिस्तानी महिलाएं भागलपुर के ईशा कचक इलाके में रह रही थी। वहीं इमराना खातून नाम की एक महिला पिछले 5 दशकों से अपनी पहचान छिपाकर भागलपुर में रह रही है। इमराना ने बिना भारत की नागरिकता लिए यहां रुककर न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि बिहार की सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो इमराना खानन से इमराना खातून बन गई, उसी तरीके से वो अटेंडेंस बनवाने में फर्जीवाड़ा कर रही थी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया। अब इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद भागलपुर के डीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आईबी के इनपुट के आधार पर एसएसपी साहब के द्वारा मुझे बताया गया कि ये दो महिलाएं हैं, जिनका कि एक का 1956 और दूसरे का 1958 का जो पासपोर्ट है वो डिटेल्स है। और उस आधार पे इनके द्वारा बताया है कि संदिग्ध पाकिस्तान की रहने वाली है। नाम हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म 7 फाइल होता है और फॉर्म 7 फाइल भी हो गया है और वो प्रोसेसिंग में है। उसमें हम लोग व्यक्ति को नोटिस करते हैं और नोटिस करने के उपरांत सुनवाई होती है। ईआरओ विधिवत दोनों पक्ष को बुलाते हैं और सुनवाई करने के उपरांत उनके नाम को हटाया जाता है या नहीं भी हटाया जाता है। जो उचित आदेश होता है वो उचित आदेश पारित होता है। हालांकि दोनों पाकिस्तानी परिवार के नागरिकों का दावा अलग है। फरदौसिया खानन के बेटे मोहम्मद गलोच का कहना है कि मेरी मां का जन्म भागलपुर में साल 1945 में हुआ था। उनका कहना है कि सभी दस्तावेज देने के बाद भी रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है। एकदम गलत बात है। नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट। जिस टाइम 1945 में उनकी पैदाइश है तो वीज़ा पासपोर्ट कहाँ था? उस वक्त तो कहीं कुछ नहीं था। हाँ, अच्छा, ना तो वह मेरी कोई माने ना तो बीओलो का कोई दोष है, ना तो कहीं का कोई दोष है। सब बढ़िया है, सब अपने कलीग हैं, रिश्तेदार हैं। समझा ना? आप कोई कहीं से कुछ बोल देगा तो अब तो बेचारी बूढ़ी आदमी परेशान होकर मर जाएंगी। 60 साल पहले गवर्नमेंट कहाँ थी? और आइए अब हम आपको उस स्कूल को दिखाते हैं जहां इमराना खातून पिछले 5 दशक से बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रही थी। जिस महिला को पाकिस्तानी होने की बात कही जा रही है, जिनका नाम इमराना खातून है, वो यहीं पर टीचर है, यहीं पर पढ़ाती हैं। आज से नहीं, करीब 12 साल हो गया। 2013 से ही वो यहाँ पर सरकारी स्कूल में, सरकारी विभाग में नौकरी करती हैं और इसी स्कूल में पढ़ाती हैं। यहाँ के आसपास के लोगों ने भी बताया कि हाँ, यहाँ पर वो पढ़ाती हैं। इससे पहले किसी और स्कूल में पदस्थापित थी और यहाँ पर उनका ट्रांसफर हुआ 2013 में और 2013 से लगातार पढ़ा रही हैं। फिलहाल इस मामले में स्थानीय प्रशासन की विश्वसनीयता और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर देश की सुरक्षा से लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हथियार बरामद। सेना की तलाशी अभियान में मिला गोला बारूद, ग्रेनेड, पिस्तौल और कई राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने अबूरा, रेशवरी, कुपवाड़ा से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। सेना की तलाशी अभियान में मिला है गोला बारूद। कुपवाड़ा से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ग्रेनेड, पिस्तौल और कई राउंड कारतूस भी
बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पिस्तौल 1 मिली है, ग्रेनेड जो ग्रेनेड है उसकी संख्या 4 है, UBGL 4, स्नाइपर मैग 1, स्नाइपर राउंड 26, AK मैग 1 और AK राउंड 150। तो ये कुल मिलाकर सेना की तलाशी अभियान में ये एक बड़ी कामयाबी। गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें कुपवाड़ा से हथियार, ग्रेनेड, पिस्तौल और कई राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। और अब चलिए अगली खबर में आपको बताती हूं, पवन सिंह पर हरियाणा क्यों भड़का है। क्योंकि कई बार पवन सिंह ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके बाद भोजपुरी कलाकारों के दामन पर भी एक शर्मसार कर देने वाला दाग लग जाता है। पवन सिंह पर लगातार हरियाणा उग्र है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार और गायक पवन सिंह पर अभी उनकी पत्नी ज्योति ने गंभीर आरोप लगाए ही थे। उसके कुछ ही वक्त बाद एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर पवन सिंह ने अपनी साथी एक्ट्रेस के साथ जो हरकत की है, उससे पवन सिंह ने एक बार फिर से, वो विवादों में तो फंस गए हैं लेकिन उनको फिर से शर्मसार होना पड़ा। हालांकि पवन सिंह ने इस पूरे मामले पर, विवाद पर माफी मांग ली है, लेकिन ये विवाद उग्र कैसे हुआ, हरियाणा नाराज कैसे हुआ, कैसे बार बार कहा जाने लगा कि भाई पवन सिंह आप शर्म करो और माफी मांगो, ये रिपोर्ट देखिए। पावर स्टार पवन सिंह, जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने गानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विवादों से भी पवन सिंह का गहरा नाता रहा है। एक बार फिर पवन सिंह अपनी हरकत की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पवन सिंह लखनऊ में एक लाइव इवेंट पे पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा की फेमस एक्ट्रेस अंजलि राघव भी मौजूद थी, लेकिन तभी पवन सिंह ने ऐसी हरकत कर दी जिससे वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। पवन सिंह अंजलि राघव की कमर पर बार बार हाथ लगा रहे थे। जब वीडियो सामने आया तो लोगों ने अंजलि राघव को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंजलि राघव ने लाइव आकर अपना दर्द बयां किया। स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ। हालांकि इस पूरे मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंजलि राघव से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। पवन सिंह ने लिखा, अंजलि जी, वेस्ट शेड्यूल की वजह से मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग एक कलाकार हैं। इसके बावजूद मेरे व्यवहार से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। पवन सिंह के माफी मांगते ही अंजलि राघव ने भी पवन सिंह को माफ कर दिया। पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जय श्री राम। हालांकि जब ये विवाद गहराया तो अंजलि ने साफ कर दिया था कि वो अब कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पवन सिंह के माफी मांगने से ये पूरा विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अंजलि वापस भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। पवन सिंह का अपनी पत्नी के साथ भी रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, जिसमें वो पवन सिंह से कह रही हैं कि कम से कम एक बार बात कर लीजिए। अगर मैं आपके लायक नहीं थी तो मुझे चुनाव में साथ क्यों लाई। ज्योति यहाँ तक कह चुकी हैं कि उनके पास खुदकुशी के सिवा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। इस विवाद पर भी पवन सिंह ने एक पोस्ट लिखकर जवाब दिया। इस पोस्ट में पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर लगाई है और कैप्शन में लिखा है, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को दुख होता है वही व्यक्ति उस दर्द की गहराई को समझ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके दर्द को नहीं समझ सकता और उसे केवल दिखावा लगता है। अंजलि राघव का विवाद तो शांत हो गया है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उस पर पवन सिंह ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ऐसी बीवी से भगवान बचाए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो प्यार और भरोसे पर टिका होता है, लेकिन गाजियाबाद से सामने आया ये वीडियो रिश्तों की एक खौफनाक तस्वीर को दिखाता है। पत्नी अपने ही पति को जान से मारने की धमकी देती हुई नजर आ रही है और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रील जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया, रील जिसने कई घर तबाह कर दिए, और वही रील एक बार फिर एक पति की जान की दुश्मन बन चुकी है। तुझे ऐसी गोली दूंगी आज, और आज तुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं। ये वीडियो गाजियाबाद के लोनी का है और ये खातून है इशरत, जो अपने ही पति को जान से मारने की धमकी दे रही है और कह रही है कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। तुझे ऐसी गोली दूंगी आज, और आज तुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं। चाहे मुझे जेल हो जा, फांसी हो जा, कुछ भी हो जा, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं। मैं जा, जो तुमसे होता किसी से भी मेरा वो कर लिया, क्या होएगा? मौत तो आएगी, फांसी तो आएगी, सजा तो मिलेगी, जेल होएगी। ये सब चीजें मैं कबूल कर रही हूँ। मैं खुद मारूंगी अपने आदमी को, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाने का पति ने विरोध किया तो पत्नी ने पति को जान से मारने की धमकी दे दी, हत्या की धमकी दी, और खातून को जेल जाने से भी डर नहीं लग रहा। मैं खुद मारूंगी अपने आदमी को, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इस अगले वीडियो को देखिए। पत्नी ने चाकू से हमला भी कर दिया। गोदी में बच्चे को लिए पति पत्नी को समझा रहा है। रील के चक्कर में विवाद हो रहा है और फिर पत्नी इशरत पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देती है। ये वीडियो बता रहा है कि रिश्तों की मर्यादा केवल सोशल मीडिया और व्यक्तिगत इच्छाओं के सामने ध्वस्त हो रही है। ये सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं है, बल्कि ये समाज में बढ़ते हिंसा की तरफ इशारा करता है। दरअसल लोनी के अशोक विहार इलाके में रहने वाले अनीस ने अपनी पत्नी इशरत पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाती है और जब भी वो इसका विरोध करता है तो उसे जान से मारने की धमकी देती है। क्या हुआ है? क्यों पत्नी तुम्हें चाकू लेके पीछे भाग रही थी? क्या हुआ? सर, मैं उसे गलत काम में से रोकना चाहता हूँ, वो रुकती नहीं, बिल्कुल भी मानती नहीं है, बिल्कुल भी। और मेरे पीछे मैं मना करता हूँ तो मेरे पीछे कई बार 2 बार हमला कर लिया उसने मेरे पास, 2 बार मेरा गला दबा लिया। किस बात को रोकते थे? क्या करती है आपकी? गलत काम करती है, मैं रोकता हूँ, वो मानती नहीं है बिल्कुल। किस तरीके? वो गलत लोगों से संभगते हैं उसके। तो रील भी बनाएगी उसने मेरे फ़ोन पे। मुझे 151 में बंद कर दिया था उसने, मुझे करवा दिया था मुझे, तो मेरा फ़ोन उसके पास चला गया था सर। उसने मेरे फ़ोन पे गलत फ़ोटो डाले, मैंने उसे रोका तो मुझे धमका रही है, कह रही मुझे खुले सांड की तरह छोड़ दे। घर वालों से मैंने बात करी, मैं कह रहा हूँ जी अपने घर इसे रोक लो, तो वो सुनवाई नहीं कर रहे। काफ़ी टाइम से समझा रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं और मेरे भी चढ़ाई कर रहे हैं, मुझे मारने आ रहे हैं जान से। उसके भैया है, बाप है, बहन है, वो और मुझे मारना रहे। आज मुझे 6-7 दिन हो गए, घर से फरार हूँ मैं बिल्कुल। आदमी उसने मेरे पीछे लगा रखे मारने के लिए। बताओ मैं क्या करूँ? मैं कहीं सोता फिर रहा हूँ सर। पति कह रहा है कि मैं उसको गलत काम करने से रोकना चाहता हूँ, वो मानती नहीं है, रुकती नहीं है, लेकिन पत्नी तो कुछ और ही कह रही है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आए दिनों मेरे साथ अत्याचार करता है और मुझसे बोलता है गलत काम करने के लिए, और ना ही काम हिला करता। और जब मैं नहीं करती इस काम को तो मेरी वीडियो बना के पुरानी 2-3 साल पुरानी वीडियो रख के उसको वायरल करके उसके थ्रू मुझे बदनाम करना चाह रहा है और मुझे धमकी देता है। मैंने भी लोनी थाने में कंप्लेंट कराई थी एक रात ये जेल में उसमें रहा चौकी में, और वहां से छुट के आ गया जमानत पे। उसी चीज के लिए इसने मुझे उस दिन से आज तक दुखी करके रखा हुआ है। 23 अगस्त को मैं अपनी फ्रेंड के साथ गाजियाबाद महिला थाने में गई, उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, तारीख के लिए। और जैसे ही मैं वहां से आई वैसे ही इसने घर के अंदर ताला लगा रखा और मैं जैसे ताला तोड़ के अंदर घुसी, आया और मेरी चुटिया पकड़ के और मुझे मारा और मेरा फोन भी तोड़ दिया। उसके अंदर मेरे सारे सबूत थे। तो ये झगड़ा क्यों करता था आपसे? ये झगड़ा मुझसे इसलिए करता है, मुझसे बोलता है अपने घर से पैसा ला के दे। मेरे बड़े उससे बहनों से पैसे ले रखे 1 लाख रुपए इसने। जब भी मेरी बहन फोन करती है कि 1 लाख रुपए दे, और इससे बोलती हूँ मैं कि मुझे पैसे दे, तो तभी मुझे मारता है। मैं बोलती हूँ पैसे दो उसके, जब तुमने उससे ले रखे हैं 1 लाख रुपए। पति घर से भागा हुआ है, उसे डर है कि पत्नी उसको मार देगी। ये मामला केवल एक घरेलू विवाद का नहीं, ये खतरनाक अपराध की ओर बढ़ चुका है। और इन वीडियोस ने ये बता दिया कि सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव हमारे रिश्तों और परिवारों पर भारी पड़ रहा है।
रिश्तों के मूल में अगर विश्वास और समझ ही नहीं है तो हम क्या ही एक दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रील पर अंग प्रदर्शन कितना सही, रील का चक्कर परिवार को तोड़ रहा है। क्या ये वो समाज है जिसमें हम जी रहे हैं? क्या रिश्तों में हिंसा को सही ठहरा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहां पर प्यार, विश्वास और समझ की जगह हिंसा और धमकियां ले रही? क्या सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर लोग रील बना रहे हैं तो हमें भी बनानी? इस घटना ने साबित कर दिया है कि कुछ रिश्ते सोशल मीडिया की भेड़चाल में तबाह हो रहे हैं। और चलिए अब आपको बताती हूँ भीषण ब्लास्ट के बाद कैसे लाशें बिछ गई। लखनऊ के गुंडबा के बेहटा इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये हादसा मुख्य तौर पर कैसे हुआ, वजह क्या रही। जांच पड़ताल लगातार चल रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत राहत बचाव का कार्य तेजी से होना चाहिए। पूरी खबर देखिए रिपोर्ट। ये अफरा तफरी की तस्वीरें लखनऊ के गुंडवा इलाके की हैं। लोगों की भीड़ है, दहशत का माहौल है और एक मकान को जेसीबी के जरिए ढाया जा रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ हादसे की नहीं, ये तस्वीरें इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं। लखनऊ के गुंडवा इलाके की इस पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तेज धमाके के साथ ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, फैक्ट्री में आग लग गई और लोग बचने के लिए चीखते चिल्लाते बाहर भागने लगे। लेकिन 2 लोग बाहर नहीं निकल पाए, वो हमेशा के लिए इस आग में समा गए। इस मकान में उस वक्त विस्फोट हुआ जब लोग अपने काम में व्यस्त थे। बताया जा रहा है कि मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी और अचानक मकान में धमाका हुआ तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सारे प्रधान और चौकी इंचार्ज यहाँ पे सब कुछ करा रहे हैं। अच्छा, जितना 2 नंबर का काम है, हाँ, ये सब प्रधान की देन है। नहीं, कोई नियम कानून नहीं। ये कौन लोग थे जो लोग चला रहे हैं? ये आलम थे, आबादी के बाहर लाइसेंस के साथ सब अवैध काम चल रहा है। सब अवैध। पटाखा फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। धमाके में कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। देखिए पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आप देखिए एक एक दीवार, एक एक दरवाजा ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए जो मिक्सर मशीन होती है, आप देखिए, ये देखिए किस तरह से नई सामान, और देखिए घरेलू सामान, ये गिलास है, ये देखिए चम्मच, देखिए ये देखिए खाने पीने की प्लेटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब कुछ बचा नहीं है। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। अब यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट कैसे हो गया। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, धुएं का गुबार उठा। धुआं देख आसपास के लोग अपने घरों से बाहर आए और मौके पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री का यह हादसा फिर से यही सवाल खड़े करता है कि आखिर कब तक नियमों की अनदेखी कर लोगों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा। फिलहाल 2 परिवारों ने अपने चिराग खो दिए और कई घायल जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का भीषण हमला, विस्फोटकों से लदे रोबोट से किया अटैक। जबालिया इलाके में रेसिडेंशियल ब्लॉक तबाह हो चुका है। कि बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का भीषण अटैक, भीषण हमला होता है गाजा में और ये इजराइल की तरफ से किया जाता है। आपको बता दें रिहायशी इलाकों में यह हमला किया गया है।
आप देखिए कैसे तबाही का खौफनाक मंजर ये तस्वीरों में, कैसे कहां पर वो घर थे, वो रिहायशी इलाका, और वहीं पर इजराइल हमला करता है और एकदम से धुएं का गुबार उठता है। ये तबाही का खौफनाक मंजर है। आप देख रहे हैं गाजा पर इजराइल ने अटैक किया है और इस बार जो टारगेट किया है वो रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है और ऐसे में कितना नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन पूरी तरीके से किया नहीं जा सका। अब मैं आपको बताती हूं, कुत्तों का आतंक जारी है। आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में बच्चों पर कुत्तों के झुंड के हमले की घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और घटना के बाद एक्शन में आई नगर निगम की टीम। कैसे, देखिए। एक तरफ जहां आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम लगातार स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का काम कर रही है, उनकी नसबंदी टीकाकरण करा रही है, तो वहीं कुछ जगहों पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। मामला भोपाल का है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रीट डॉग्स ने एक बार फिर एक बच्चे पर हमला बोल दिया। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर भोपाल के बाग मुगलिया कटरा हिल्स इलाके की है, जहां एक बच्चे पर अचानक दो कुत्तों ने हमला कर दिया। डर से चिल्लाए बच्चे की चीख सुनकर वहां मौजूद गार्ड ने बच्चे को बचाते हुए कुत्तों को खदेड़ा। स्ट्रीट डॉग्स के हमले से बच्चे के सीने, पेट और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। उसके चेस्ट में काटा है, एब्डोमिनल्स पे काटा है, लेग्स पे काटा है, तो ये बहुत ही गंभीर है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल और भी बच्चों के साथ हो सकता है, तो इसके लिए हमको जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। इन कुत्तों को पकड़ के हमको जो कि डॉग स्ट्रीट डॉग जो है उनको पकड़ के हमको बंद करना पड़ेगा। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए ऐसी घटनाओं के लिए डॉग लवर्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आज बड़ी घटना हुई है, छोटी छोटी घटनाएं 8 से 10 बार पहले हो चुकी हैं। उनमें कई बार क्या हुआ है, जैसे कुत्ते ने अटैक किया तो लोग रहे, उन्होंने भगा दिया समय रहते। आज भी अगर 30 सेकंड की देरी हो जाती तो उस बच्चे को चारों तरफ से खुतल दिया होता, काट लिया होता। 7 से 8 कुत्ते पकड़ा के गए हुए हैं करीब। कुछ कुत्ते भाग गए हैं और कुछ हमारे यहाँ के रहवासियों के द्वारा ही कुछ कुत्तों को अंदर घर में दबा लिया गया है। वहीं घटना के बाद जागी नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों की धरपकड़ शुरू कर दी है। करीब 7 से 8 स्ट्रीट डॉग्स को नगर निगम की टीम पकड़कर अपने साथ ले गई। ऐसी घटनाएं कम हो, इसके लिए नगर निगम की टीम लगातार कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जो भी डॉग लवर्स नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, ऐसे लोगों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, जिनकी वजह से कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर में आपको बताती हूँ, राजधानी दिल्ली से, जहां पर बदमाशों पर एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से अपनी दमदार कार्रवाई से ही साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कहीं भी छिपे हों, लेकिन वो कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जाबाजों ने नंदू गैंग के 2 बदमाशों को जाफरपुर कला में मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया। कैसे, पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की सड़कों पर बदमाशों का खेल अब खत्म। दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट के एक्शन से अपराधियों के दिलों में फैली दहशत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने राजधानी के जफरपुर कला इलाके में बड़ी सफलता हासिल की। गैंगस्टर कपिल सागवान गैंग के 2 खतरनाक और वांटेड बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उन्हें उनके ही इलाके में घेर लिया। ये मुठभेड़ खड़खड़ी गांव के पास हुई है। पुलिस की खुफिया जानकारी मिली थी कि ये दोनों बदमाश इस इलाके से होकर गुजरने वाले हैं और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रही है। इसी के बाद पुलिस ने वहां ट्रैप कर लिया। रात करीब 2 बजे जब ये दोनों शूटर बाइक पर सवार होकर आए तो पुलिस ने उन्हें रोका। पहचान होने के बाद जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा तो नापाक हरकतों के आदी बदमाशों ने पुलिस पर ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
लेकिन इस बार बदमाशों की हिमाकत उन पर भारी पड़ गई। पुलिस के जवानों ने बड़ी बहादुरी और संयम से जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी। दोनों बदमाश अनमोल और कपिल सांगवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि 28 अगस्त को चावला थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर के घर हुई फायरिंग में ये दोनों बदमाश आरोपी भी हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों में से एक शार्प शूटर और दूसरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला सदस्य था। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का गैंग दिल्ली एनसीआर में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें फिरौती और धमकियों के मामले प्रमुख हैं। फिलहाल गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस को गैंग की अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया है। बिहार में राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उसी की अब तस्वीर आप देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां पर झड़प हो जाती है बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। और इस हल्ला बोल में सीधे तौर पर कांग्रेस से माफी की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है और ऐसे में ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। अलग अलग राज्यों में यही तस्वीर दिख रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है कांग्रेस वालों ने, अब माफी मांगनी पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर मुंबई से, वहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर हमला। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले बयान पर अटैक। जीडीपी के बड़े आंकड़े आने पर बोले पीयूष गोयल, नकारात्मक सोच रखते हैं राहुल गांधी जैसे नेता। भारत विश्व की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था है, तो भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले बयान पर ये अटैक किया है पीयूष गोयल ने। जीडीपी के बड़े आंकड़े आने पर बोले हैं पीयूष गोयल। मुझे लगता है कि फिर एक बार जो नकारात्मक सोच राहुल गांधी जैसे नेता रखते हैं, उसको भारत ने पूरी तरीके से गलत सिद्ध किया। राहुल गांधी बोलते हैं भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और भारत के परिश्रमी 140 करोड़ देशवासी भारत को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनाकर फिर एक बार पूरी दुनिया को दिखाया भारत में क्या क्षमता है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2047 तक एक आत्मविश्वास से भरा विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। और चलिए अब अगली खबर में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बहराइच में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन में यूपी पुलिस को कैसे सफलता मिली, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन लंगड़ा, एक्शन तगड़ा, कानून से खिलवाड़, यूपी पुलिस करेगी इलाज। एसटीएफ से मुठभेड़, गिरफ्त में 4 सुपारी किलर। यूपी में अपराध करने वालों का अंजाम क्या होता है, इसकी बानगी ये लंगड़ाता हुआ बदमाश है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बहराइच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या के लिए रेकी कर रहे बदमाशों और एसटीएफ के बीच कैसरगंज में मुठभेड़ हुई। ताबड़तोड़ गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच एक बदमाश को गोली लगी और वो घायल हो गया। मौके से कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जेल से छूटे इन बदमाशों के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद हुए हैं। बहरहाल इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए कोई राहत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। ऑपरेशन लंगड़ा होता है और सब कुछ ऐसे ही अपराधियों को सबक सिखाया जाता है तगड़े तरीके से। इन्हीं खबरों के साथ महाभारत में आज फिलहाल इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और लगातार खबरों के लिए सिर्फ देखते रहिए रिपब्लिक भारत। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।